डैफोडिल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं पवन कुमार सेन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में अपन जनन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, गोनेड ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोनेड ग्लैंड्स। ठीक है, अब देखिए जनन ग्रंथियां कितनी होती है दोस्तों? दो होती हैं। जनन ग्रंथियां कितनी होती हैं? दो। ठीक है, नंबर एक है वर्षण और नंबर दो है अंडाशय। नंबर एक है वर्षण और नंबर दो है अंडाशय। वर्षण को अपन बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। ठीक है, वर्षण को क्या बोलेंगे? टेस्टिस बोलेंगे, जो किसमें पाया जाता है दोस्तों? मानव नर में। किसमें पाए जाते हैं? मानव नर में। ठीक है, और अंडाशय, अंडाशय को बोलते हैं दोस्तों ओवेरी, ओवेरीज। अंडाशय को अपन बोलेंगे ओवेरीज। ठीक है, जो किसमें पाए जाते हैं? मानव मादा में। जो किसमें पाए जाएंगे? मानव मादा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा वर्षण और अंडाशय। वर्षण और अंडाशय, इनके पढ़ने के साथ ही अपनी ग्रंथियों का जो टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा और फिर अपन अगली क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ देखो वर्षण और अंडाशय। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों वर्षण की। वर्षण जिसे क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस। देखो दोस्तों, इन दोनों के बारे में एक कॉमन फैक्ट याद रख लेना, ये दोनों की दोनों क्या हैं? मिश्रित ग्रंथियां हैं। ये दोनों की दोनों क्या हैं? मिश्रित ग्रंथियां। ये दोनों की दोनों मिश्रित ग्रंथियां, अर्थात ये अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है। ये अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है, यानी एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, यानी ये दोनों मिक्स्ड ग्लैंड की तरह ट्रीट करती है। इन दोनों के अलावा एक ग्रंथि और होती है जो मिश्रित ग्रंथि होती है, जिसे अपन बोलते हैं पैनक्रियाज या अग्नाशय। क्या बोलते हैं दोस्तों? पैनक्रियाज या अग्नाशय। अब देखो एक नंबर पे अपन बात करेंगे वर्षण की। देखो मानव में एक जोड़ी वर्षण, मानव में एक जोड़ी वर्षण, ठीक है, एक जोड़ी वर्षण होते हैं जो प्यूबिक एरिया, जो प्यूबिक एरिया या जांघों के बीच, प्यूबिक एरिया या जांघों के बीच स्थित होते हैं। प्यूबिक एरिया या जांघों के बीच स्थित होते हैं। ठीक है, प्यूबिक एरिया या जांघों के बीच स्थित होते हैं। आगे बात करें दोस्तों, ये जो वर्षण है ना, वो वास्तव में वर्षण है, उन्हें आधार प्रदान कौन करता है? वर्षण कोश। यानी वर्षण है वो किस में स्थित होते हैं? वर्षण कोश या वर्षण कोश में स्थित होते हैं। स्क्रोटम बोलते हैं जिसे। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। वर्षण है वो वर्षण कोश में स्थित होते हैं। वर्षण किस में स्थित होते हैं? वर्षण कोश में स्थित होते हैं। क्लियर है? वर्षण कोश है जिसके अंदर ये लटके हुए रहेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, एक जोड़ी वर्षण है, प्यूबिक एरिया या जांघों के बीच स्थित होते हैं, और वर्षण या वर्षण कोश के अंदर वर्षण स्थित होते हैं। आगे की बात सुनो दोस्तों, जो वर्षण है ना वो शरीर से बाहर स्थित होते हैं। शरीर से बाहर वर्षण है वो शरीर से बाहर, यानी मेन बॉडी है ना उससे बाहर स्थित होते हैं। इसका कारण क्या है दोस्तों? वो देखिए, वर्षण किसका निर्माण करते हैं? शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। वर्षण किसका निर्माण करते हैं? शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। जिसे अपन क्या बोलते हैं? स्पर्म। ठीक है, तो वर्षण है वो शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, और शुक्राणु क्या है? नर जनन कोशिका या नर जनन युग्मक होता है। नर जनन कोशिका या नर जनन युग्मक होता है। इसे प्रोड्यूस करने का कार्य कौन करता है? वर्षण करता है। कौन करता है? वर्षण करता है। अब देखिए, वर्षण शुक्राणुओं का निर्माण कब करेगा? वर्षण शुक्राणुओं का निर्माण कब करेगा? जब, देखो दोस्तों, वर्षण शुक्राणुओं का निर्माण कब करेगा? जब क्या हो? जब वर्षण का तापमान, वर्षण का तापमान शरीर के, जब वर्षण का तापमान शरीर के आंतरिक ताप से, वर्षण का तापमान शरीर के आंतरिक ताप से कम से कम 3 डिग्री सेल्सियस या 3 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो? कम हो। यानी कहने का मतलब वर्षण या प्यूबिक एरिया है उसका टेम्परेचर, प्यूबिक एरिया और जो वर्षण है उसके आसपास का या उसका टेम्परेचर है वो शरीर के इंटरनल टेम्परेचर की तुलना में कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए दोस्तों। हमारे मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
क्लियर है? हाँ, इंटरनल टेम्परेचर है ना बॉडी का, वो थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। हाँ, तो ये जो वर्षण है इसका टेम्परेचर इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर की तुलना में कम से कम 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कई बार ये आंकड़ा 2.5 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल देते हैं। अब देखो आगे, अब मैं बात करता हूं वर्षण है वो किस प्रकार से शुक्राणुओं का निर्माण करता है, किस प्रकार से जनन के प्रति उत्तरदायी है, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों की अपन बात करेंगे। देखिए दोस्तों आगे, वर्षण देखो दोस्तों, वर्षण में स्थित होती है लीडिंग या अंतराली कोशिका। क्या स्थित होती है? लीडिंग या अंतराली कोशिका। वर्षण में स्थित होती है लीडिंग या अंतराली कोशिका। लीडिंग या अंतराली कोशिका। नरधर्म कोशिका होती है, लीडिंग कोशिका होती है। इस प्रकार से कुल 3 कोशिकाएं स्थित होती है, जिनकी अपन डिटेल से बात करेंगे जब अपन रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे ना, जनन तंत्र पढ़ेंगे तब बात करेंगे। फिलहाल आप यहाँ ध्यान रखिए, ये वर्षण में लीडिंग या अंतराली कोशिका स्थित होती है। ये कोशिका क्या करती है? ये कोशिका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है। क्लियर है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है। लीडिंग या अंतराली कोशिका है वो किसका निर्माण करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है, ठीक है। और देखो अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण है ना, इसे प्रेरित करता है एलएच हार्मोन। कौन सा? एलएच हार्मोन, जो किससे स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। जो किससे स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। यानी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, कौन सा हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एलएच हार्मोन क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस होने के लिए या इसके बनने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। अब देखो, अब ये जो लीडिंग या अंतराली कोशिका है ना, ये कार्य करती है दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह। अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है। लीडिंग कोशिका है वो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है। एक बार दोस्तों ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो किस पर कार्य करता है, तो वो लीडिंग या अंतराली कोशिका पर कार्य करता है। वो किस पर कार्य करता है दोस्तों? लीडिंग या अंतराली कोशिका पर कार्य करता है, जिससे नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन्स बोल सकते हैं अपन, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन्स, ठीक है। हाँ, एंड्रोजन भी बोल सकते हैं, एंड्रोजन, ठीक है। जो वास्तव में वसीय हार्मोन होते हैं, जो वास्तव में क्या होते हैं? वसीय हार्मोन या स्टेरॉइड हार्मोन बोल देता हूं, जो वास्तव में क्या होते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, जो वास्तव में होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। तो ये जो स्टेरॉइड हार्मोन है ना, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, इनका निर्माण करती है लीडिंग या अंतराली कोशिका, जिनके स्रावण को प्रेरित करेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है। अब ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है। उसके बाद पीयूष ग्रंथि के बाद अपन बात करें कि वर्षण के अंदर एक कोशिका और होती है जिसका नाम है नर जरम कोशिका। क्या होती है दोस्तों? नर जरम कोशिका। एक होती है सर्टोली कोशिका, नर जरम कोशिका, लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका। एक सर्टोली कोशिका और होती है, ठीक है। तो ये नर जरम कोशिका है ना, वो निर्माण करती है स्पर्म का। वो किसका निर्माण करती है? स्पर्म या शुक्राणुओं का निर्माण करती है। स्पर्म या शुक्राणुओं का निर्माण, स्पर्म या शुक्राणुओं का निर्माण कौन करेगी? नर जरम कोशिका करेगी। तो यह कोशिका है वो किसकी तरह कार्य करती है दोस्तों? बाह्य स्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है, बाह्य स्रावी, ठीक है। तो ये अंतःस्रावी भी है और बाह्य स्रावी भी है। इस कारण अपन वर्षण को क्या बोलते हैं? इस कारण अपन वर्षण को क्या बोलते हैं दोस्तों? इस कारण वर्षण को अपन बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स ग्लैंड। अब देखो आगे, अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन रहा है इसके क्या कार्य हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन रहा है, इसके क्या कार्य है? ये मानव में किस प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न करता है, मानव नर में, उसकी बात करेंगे।
देखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन द्वितीयक लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, या इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों गौण लैंगिक लक्षण। क्या होता है, गौण लैंगिक लक्षण, जिसे अपन बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल साइन, सेकेंडरी सेक्सुअल साइन, ठीक है, गौण लैंगिक लक्षण, गौण लैंगिक लक्षण। देखो दोस्तों, अब ये जो गौण लैंगिक लक्षण है ना, वे लक्षण होते हैं, वे बाह्य लक्षण जो नर एवं मादा में क्या करते हैं, विभेद करते हैं। वे लक्षण जो नर एवं मादा में क्या करते हैं, विभेद करते हैं, या जनन अंगों की परिपक्वता को दर्शाते हैं। जनन अंगों की परिपक्वता या जनन क्षमता की परिपक्वता, या अपन बोलते हैं मेच्योरिटी को शो करने का कार्य, मेच्योरिटी को शो करने का कार्य कौन करते हैं, गौण लैंगिक लक्षण करते हैं। मेच्योरिटी को शो करने का कार्य कौन करेंगे दोस्तों, गौण लैंगिक लक्षण, ठीक है। हाँ, तो अपन बोल सकते हैं नर एवं मादा में विभेद करवाने वाले वे लक्षण जो मेच्योरिटी या जनन क्षमता के विकसित होने का प्रदर्शित करते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, गौण लैंगिक लक्षण बोलते हैं। जो नर एवं मादा में क्या होते हैं, अपने आप में अलग अलग होते हैं। नर में गौण लैंगिक लक्षण अलग होंगे और मादा में गौण लैंगिक लक्षण अलग होंगे। अब नर में गौण लैंगिक लक्षणों के प्रति उत्तरदायी है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब यह हार्मोन है ना, देखो इसमें मैं बता देता हूं, पहला गौण लैंगिक लक्षण है दाढ़ी मूंछों का आना, दाढ़ी मूंछों का आना, बियर्ड और मुस्टेच है ना, वो आना शुरू हो जाएगी, दाढ़ी मूंछों का आना। 2 नंबर पे बात करते हैं दोस्तों, दूसरा स्वर यंत्र का बड़ा होना, स्वर यंत्र का बड़ा होना। अब जैसे ही स्वर यंत्र बड़ा होगा ना, तो आवाज है वो क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी, आवाज भारी हो जाएगी, आवाज भारी होना। मैं बता देता हूं दोस्तों, अपने जो ये स्वर यंत्र है ना, सामने का भाग, इसका उभरा हुआ भाग कहलाता है टेटुआ या एडमस एपल। क्या कहलाता है, टेटुआ या एडमस एपल। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टेटुआ या एडमस एपल है ना, वो लड़कियों का टेटुआ या एडमस एपल तो होता है छोटा, इस कारण उनकी आवाज मधुर एवं सुरीली होती है। लड़कियों का जो टेटुआ है ना, वो आकार में छोटा होता है, ठीक है, आकार में छोटा होता है, इस कारण उससे सुरीली आवाज निकलती है, या मधुर आवाज निकलती है, या तीखी आवाज निकलती है, ठीक है। और उम्र बढ़ने के साथ लड़कियों का टेटुआ और छोटा होता जाता है, और जो लड़के होते हैं ना, उनका टेटुआ आकार में बड़ा होना शुरू कर देता है, इसलिए उनकी आवाज भारी, मोटी एवं कर्कश होना शुरू कर देती है। इस कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे लड़कियों की उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे उनकी आवाज मधुर होगी, वैसे वैसे उनकी आवाज मधुर होगी, और जैसे जैसे लड़कों की एज बढ़ेगी ना, वैसे वैसे उनकी आवाज और मोटी होती जाएगी। क्लियर। अब देखो आगे बात करता हूं मैं, सीना, बगल, बगल यानी काक बोल दें, ठीक है, बगल, प्यूबिक एरिया, प्यूबिक एरिया यानी जांघों के आसपास का क्षेत्र, जांघों के आसपास का क्षेत्र, जांघों के आसपास, बालों का उगना, ये क्या है दोस्तों, एक गौण लैंगिक लक्षण है। ये क्या है, गौण लैंगिक लक्षण है। दाढ़ी मूंछों का आना, स्वर यंत्र का बड़ा होना, आवाज भारी होना, सीने पर, बगल में या प्यूबिक एरिया में बालों का उगना। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना। ये कुछ एक सेकेंडरी सेक्सुअल साइन है जो मैं आपको बता रहा हूं, आकर्षित होना, ठीक है। ये किसके कारण होते हैं दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होते हैं। ये किसके कारण होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होते हैं। और यही हार्मोन क्या करता है, यह हार्मोन क्या करता है, इन सबको, इन सब लक्षणों के माध्यम से जनन अंगों का क्या करेगा, विकास करेगा। क्या करेगा, जनन अंगों का विकास। क्लियर है, जनन अंगों का विकास यानी जनन क्षमता का इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, विकास हो जाएगा। क्लियर। अब देखो आगे बात करते हैं, वर्षण है वो क्या करेगा, शुक्राणुओं का निर्माण करेगा, जो क्या है अपने आप में नर जनन कोशिका है, जो अपने आप में क्या है, नर जनन कोशिका या नर जनन युग्मक, नर जनन कोशिका या नर जनन युग्मक। क्लियर है दोस्तों। इसके अलावा वर्षण से संबंधित कुछ बातें हैं जो अपन रिप्रोडक्शन सिस्टम में पढ़ेंगे, इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, वो मैंने आपको बता देती है। फिर भी एक दो बढ़िया बातें बताता हूँ, वो सुनो दोस्तों।
अगर शल्य चिकित्सा के द्वारा वर्ण को हटा दिया जाए, शल्य चिकित्सा के द्वारा वर्ण को हटा दिया जाए तो सीधी सी बात है पुरुष है वो क्या हो जाएगा, नपुंसक हो जाएगा, यानी उसकी जनन क्षमता है वो चली जाएगी, वो संतान उत्पन्न करने की क्षमता को खो देगा। ठीक है, तो ये 4-5 शब्द है जो अपन अक्सर यूज करते हैं, उनके बारे में मैं बातें करता हूं। वर्ण को शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी, शल्य चिकित्सा के द्वारा हटाना, के द्वारा हटाना, वर्ण को शल्य चिकित्सा के द्वारा हटाना क्या कहलाता है, बधियाकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, बधियाकरण। क्या कहलाता है, बधियाकरण। समझ गए, बधियाकरण। इसकी जगह एक दूसरा शब्द और यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं जनदासन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जनदासन। क्या बोलते हैं, जनदानासन, जनदानासन, जनदानासन बोलते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में इसकी जगह एक और वर्ड यूज किया जाता है दोस्तों, जिसका नाम है ऑर्किडेक्टोमी। ऑर्कियोडेक्टोमी, ऑर्कियोडेक्टोमी क्या बोलते हैं इसे, ऑर्कियोडेक्टोमी बोलते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा नाम है कास्ट्रेशन। दूसरा नाम क्या है, कास्ट्रेशन। ठीक है, कास्ट्रेशन यानी नर में वृषणों को शल्य चिकित्सा या सर्जरी के द्वारा हटाना क्या कहलाता है, ऑर्कियोडेक्टोमी या कास्ट्रेशन कहलाता है, जिसे अपन बधियाकरण या जनदासन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, जनदानासन। क्या बोल देते हैं, जनदानासन, बधियाकरण, जनदानासन, ऑर्कियोडेक्टोमी, ऑर्कियोडेक्टोमी, कास्ट्रेशन, कास्ट्रेशन क्या बोल देते हैं, कास्ट्रेशन। क्लियर है। अब देखो आगे कुछ एक वर्ड और हैं जो अपन पशुओं के लिए या जो अन्य जानवर है ना उनके लिए यूज करते हैं। जैसे पशुओं के वर्ण हटाना, जैसे बैल है, भैंसा है, ठीक है, पशुओं के वर्ण हटाना, पशुओं के वर्ण हटाना। पशुओं के वर्ण हटाने को अपन बोलते हैं, ऐसे पशुओं को अपन बोलते हैं स्टीर। क्या बोलते हैं, स्टीर बोलते हैं। उन पशुओं को अपन क्या बोलेंगे, स्टीर बोलेंगे। ठीक है, ऐसे पशु जिनके वर्ण हटा दिए गए ना उन्हें क्या बोलते हैं, स्टीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टीर। अब ऐसे मुर्गे, ऐसे मुर्गे जिनके वर्ण हटा दिए गए हैं, ऐसे मुर्गे जिनके वर्ण हटा दिए गए हैं, ठीक है, ऐसे मुर्गे या अपन मैं बोल देता हूं बध्य मुर्गे। क्या बोल देता हूं मैं, बध्य मुर्गे, बध्य पशु, बध्य मुर्गे, बध्य पशु। अब बध्य पशु है ना उन्हें तो बोल दिया अपन ने स्टीर, और बध्य मुर्गों को बोलते हैं कैपन्स। क्या बोलते हैं, कैपन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपन्स। इसी प्रकार दोस्तों बध्य घोड़े होते हैं ना उन्हें गेल्डिंग बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, गेल्डिंग। बध्य घोड़े उन्हें गेल्डिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उन्हें गेल्डिंग। तो ये क्या था दोस्तों, वर्ण था मानव नर में मानव नर में वर्ण का पार्ट है वो पूरा हो गया। उसके अलावा वर्ण की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है उसमें किस प्रकार से स्पर्म है वो स्पर्म बनता है, या फिर अपन बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन है वो किस प्रकार से प्रोड्यूस होता है, किस प्रकार से डेवलप होता है, ठीक है, और वो कब तक इंक्रीज होगा, कब तक डिक्रीज होगा, इसकी बात अपन कब करेंगे, जनन तंत्र के साथ करेंगे, रिप्रोडक्शन सिस्टम के साथ करेंगे। अब अगला टॉपिक है अपना दूसरा, जिसका नाम है अंडाशय। जिसका नाम क्या है, अंडाशय। तो दूसरे टॉपिक की बात करते हैं अपन, अंडाशय। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आप हमारे चैनल से सेटिस्फाई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब देखो, अब अपना इसी का दूसरा भाग है अंडाशय, ओवेरीज। अंडाशय यानी ओवेरीज। देखो अंडाशय, ओवेरीज, अंडाशय यानी ओवेरीज। अब बात करेंगे अपन अंडाशय या ओवेरीज की। सुनो दोस्तों,
देखो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से मानव मादा जनन तंत्र होता है। समझने की कोशिश करना दोस्तों, साथ का साथ इजी सा है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, आसानी से समझ जाओगे। अब देखो, ये इस प्रकार से क्या होता है, मानव मादा जनन तंत्र होता है। देखो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल से बता देता हूं। हाँ देखो, यहां पर है ना, यहां पर मानव मादा में यहां पर अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय। ठीक है, इस साइड में क्या होता है? अंडाशय। यानी गर्भाशय के दोनों ओर एक जोड़ी अंडाशय, संख्या में एक एक, और एक जोड़ी अंडाशय स्थित होते हैं जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। और ये अंडाशय है ना, गर्भाशय से लिगामेंट के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। गर्भाशय से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ये लिगामेंट के द्वारा जुड़े होते हैं। और लिगामेंट वह स्ट्रक्चर होती है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करती है, यानी बोन को बोन से जोड़ती है, अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। क्लियर है दोस्तों? अब देखो, अब ये जो मध्य भाग है ना, इसे फंडिस भाग बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फंडिंग या फंडिस भाग। ठीक है, अब ये भाग है, ये क्या है? गर्भाशय है, जो अक्सर नाशपत्ती के आकार का होता है, जो ऊपर से चौड़ा और नीचे से क्या होता है? संकड़ा होता है, गर्भाशय। ठीक है, और यहां पर ये योनि हो गया। ठीक है, हाँ, योनि के आउटर स्ट्रक्चर है वो अपन रिप्रोडक्शन सिस्टम में पढ़ेंगे। इतना कुछ होता है। अब देखो, ये जो अंडाशय है ना, ये किसकी तरह कार्य करता है? अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह ट्रीट करता है, दोनों की तरह कार्य करता है। कैसे कार्य करता है वो जानते हैं। देखो, मानव मादा में एक जोड़ी अंडाशय, मानव मादा में एक जोड़ी अंडाशय, गर्भाशय की दोनों संख्या में एक एक, गर्भाशय के दोनों ओर एक एक, गर्भाशय के दोनों ओर संख्या में एक एक स्थित होते हैं। ठीक है, और ये गर्भाशय के द्वारा किससे जुड़े हुए होते हैं? लिगामेंट या स्नायु से जुड़े हुए होते हैं। और स्नायु वह स्ट्रक्चर है जो बोन को बोन से या अस्थि को अस्थि से या हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करती है। अब देखो, अब ये जो अंडाशय है ना, अंडाशय में लड़की के जन्म से, अंडाशय में लड़की के जन्म से ही छोटे छोटे पुटक स्थित होते हैं। छोटे छोटे पुटक या अंडाणु स्थित होते हैं जो अपरिपक्व अवस्था में होते हैं। यानी अंडाशय में लड़की के जन्म के समय से, यानी जब लड़की पैदा होती है उसी समय से ही लड़की के अंडाशय के अंदर या गर्ल्स है उनके ओवेरीज के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे टैग है ना, वो उपस्थित होते हैं जो पूरी तरह से पके हुए नहीं होते, यानी अपरिपक्व अंडाणु उपस्थित होते हैं, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? पुटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुटक बोलते हैं। लेकिन लड़कों में यह सिस्टम उल्टा होता है। लड़कों के अंडाशय के अंदर स्पर्म है ना, वो जन्म से उपस्थित नहीं होता। लगभग ये टीन एज में, यानी 12 से 13 वर्ष की उम्र में बनना शुरू करते हैं। 12 से 13 वर्ष की उम्र में बनना शुरू करते हैं स्पर्म या शुक्राणु। लेकिन महिलाओं में यह सिस्टम या लड़कियों में यह सिस्टम क्या होता है? उल्टा होता है। और लड़कियों के अंदर जन्म से ही अंडाणु उपस्थित होते हैं, जन्म से ही अंडाणु उपस्थित होते हैं। आगे देखो, तो छोटे छोटे पुटक स्थित होते हैं जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? अंडाणु बोलते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। अब उसके बाद में लड़कियों में जो अंडाशय है ना, अंडाशय उससे 3 प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। अंडाशय से 3 प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। अब जो अंडाशय से अंडाणु रिलीज हो रहे हैं वो तो हो गया एक्सोक्राइन का भाग। क्यों? क्योंकि देखो, ये हो गई अंडवाहिनी। ये क्या होती है? अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी बोलते हैं इसे। अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी या इसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। तो अंडाशय से एक विशेष नलिका यानी अंडवाहिनी के द्वारा ये गर्भाशय की ओर गति करता है ना, इस कारण ये किसकी तरह कार्य करेगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करेगा। उसके अलावा ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह क्या करता है? 3 प्रकार के हार्मोन है ना, वो रिलीज करता है। 3 प्रकार के हार्मोन रिलीज करता है। देखो कौन कौन से? हाँ, नंबर 1 है एस्ट्रोजन। नंबर 1 है एस्ट्रोजन। नंबर 2 प्रोजेस्टेरोन। नंबर 2 प्रोजेस्टेरोन। और नंबर 3 है रिलिक्सिन हार्मोन। नंबर 3 है रिलिक्सिन हार्मोन। नॉर्मल से हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। एस्ट्रोजन, सबसे पहले अपन बात करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन है ना, वो मुख्य हार्मोन है।
लड़कियों में रिलीज होने वाला मुख्य लैंगिक हार्मोन है, ठीक है, जो ग्राफियन पुट्टिका के द्वारा रिलीज होता है। किसके द्वारा? ग्राफियन पुट्टिका, ग्राफियन पुट्टिका के द्वारा रिलीज होता है। किसके द्वारा रिलीज होता है? ग्राफियन पुट्टिका के द्वारा रिलीज होता है। क्लियर है? अब देखो दोस्तों आगे बात करता हूं। ये जो ग्राफियन पुट्टिका है इससे एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा और यह एस्ट्रोजन हार्मोन वही कार्य करता है जो लड़कों में गौण लैंगिक लक्षणों के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ने कार्य किया था ना। लड़कों में गौण लैंगिक लक्षणों के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ने जो कार्य किया था वही कार्य एस्ट्रोजन हार्मोन किसमें करता है? महिलाओं में करता है। अब महिलाओं में गौण लैंगिक लक्षण कौन कौन से होते हैं सुन लो, बता देता हूं। महिलाओं में मुख्य गौण लैंगिक लक्षण है सबसे पहले आवाज का पतला होना, आवाज का मधुर होना, समझ गए ना? आवाज का पतला होना यानी स्वर यंत्र या टेकवे का या एडमस एप्पल का आकार में घटना, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें कि बगल में बोल दो या प्यूबिक एरिया में बोल दो, बगल एवं प्यूबिक एरिया, सीने को छोड़कर बगल एवं प्यूबिक एरिया में बालों का उगना, बगल एवं प्यूबिक एरिया में बालों का उगना, ये भी क्या है? गौण लैंगिक लक्षण है। उसके बाद अपन बात करें कंधे है ना, कंधे, जो महिलाओं के कंधे हैं वो आगे की ओर झुक जाते हैं। महिलाओं के कंधे उम्र बढ़ने के साथ यानी लड़कियों के कंधे उम्र बढ़ने के साथ आगे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। इसीलिए लड़कियां ना वो लंबी दिखाई देती है, ठीक है। हाँ, तो कंधों का आगे की ओर झुकना, कंधों का आगे की ओर झुकना, ठीक है। उसके अलावा बात करें अपन नितंबों का बड़ा होना, नितंब होते हैं उनका आकार में बड़ा होना, नितंबों का आकार में बड़ा होना, ठीक है। आगे बात करें मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी का शुरू होना, ठीक है। मासिक धर्म, ऋतुस्राव, रजोधर्म, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी है उसका शुरू होना, ठीक है। क्यों? क्योंकि एग है वो रिलीज होना शुरू कर देते हैं जिससे मिथुन नहीं होने की कंडीशन में क्या होंगे? वो एग है वो गर्भाशय की भित्तियों सहित योनि मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं, जिससे महिलाओं में प्रत्येक 28वें दिन क्या होता है? योनि मार्ग से ब्लड है ना, रक्त रिलीज होता है या रक्त निकलता है। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? माहवारी बोलते हैं या ऋतुस्राव बोलते हैं या शॉर्ट में बोले तो अपन एमसी बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो, तो ये सब क्या थे? गौण लैंगिक लक्षण थे। उसके अलावा लड़कियां हैं वो भी विपरीत लिंगों के प्रति या विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होती है और लड़कियां वो भी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं। ये सब के सब क्या है? गौण लैंगिक लक्षण। आगे देखो दोस्तों, अब ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये क्या करेगा? गौण लैंगिक लक्षणों का कार्य, गौण लैंगिक लक्षण है उन्हें गौण लैंगिक लक्षणों को प्रिपेयर करेगा। उसके अलावा इसका दूसरा कार्य क्या है दोस्तों? बात करें अंडाशय, गर्भाशय, क्लाइटोरियस, ठीक है, योनि, इन सबको विकसित करने का कार्य कौन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। इन सबको विकसित करने का कार्य कौन करेगा? एस्ट्रोजन हार्मोन करेगा। क्लियर? आगे बढ़ता हूं। 2 नंबर पे दोस्तों प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। 2 नंबर पे क्या है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ना, वह हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम के द्वारा रिलीज होता है। किसके द्वारा रिलीज होता है? कार्पस लिमिटो देता हूं थोड़ा, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा रिलीज होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कार्पस ल्यूटियम के द्वारा रिलीज होता है क्या? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब देखो, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ना, देखो ये एस्ट्रोजन हार्मोन है, वो तो क्या करेगा? जनन क्षमता का विकास करता है। जनन क्षमता का विकास करने से मतलब हो गया जनन अंगों को डेवलप करने का वर्क करता है या कार्य करता है, ठीक है। या फिर अपन बोलते हैं जनन अंगों का विकास करेगा और गौण लैंगिक लक्षणों के प्रति क्या हो गया? उत्तरदायी हो गया। अब दूसरी बात यह है कि जैसे ही जनन क्षमता विकसित हो जाती है उसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा? दुग्ध ग्रंथियों का विकास करना शुरू करता है, यानी स्तनों का विकास करना शुरू करता है। स्तनों का विकास होता है, स्तन है वो आकार में बड़ा होना शुरू कर देते हैं और उनके अंदर जो दुग्ध ग्रंथियां होती है, मिल्क ग्लैंड होती है या दुग्ध ग्रंथियां होती है, वो विकसित होना शुरू कर देती है। उनके अंदर दुग्ध का निर्माण होना शुरू हो जाता है मिथुन होने के बाद, ठीक है। तो अपन बोले दुग्ध ग्रंथियों का विकसित होना। उसके अलावा यह क्या करेगा? जैसे ही अंडाणु रिलीज होगा, जैसे ही एग रिलीज होगा, इस एग के रिलीज होने के बाद इस एग को पोषण या न्यूट्रिशन प्रदान करने का कार्य भी कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। और गर्भाशय की दीवारों को निषेचन के लिए तैयार करता है, जिससे ये दीवारें क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। और निषेचन न होने की स्थिति में जो एमसी होती है, ऋतुस्राव होता है, उसके लिए उत्तरदायी भी कौन है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। क्लियर है? हाँ,
तो ये तो हो गया जननों के विकास से संबंधित, और ये हो गया जनन या गर्भधारण के दौरान, अगर गर्भधारण होता है तो, ठीक है, उस कंडीशन में ये कार्य करता है। अब गर्भधारण हो गया उसके बाद जो डिलीवरी होती है ना, उस समय कौन सा हार्मोन कार्य करता है? रिलैक्सिन हार्मोन कार्य करता है। यह हार्मोन भी कार्पस ल्यूटियम के द्वारा रिलीज होता है। किसके द्वारा? कार्पस ल्यूटियम के द्वारा रिलीज होता है। और यह हार्मोन क्या करता है? प्यूबियस सिम्फाइसिस, ध्यान से सुनो दोस्तों, आया होगा क्वेश्चन है, प्यूबियस सिम्फाइसिस, प्यूबियस सिम्फाइसिस भाग को मुलायम करता है। यानी यहाँ का जो गर्भाशय के जो नीचे का भाग है, श्रोणि मेखला जो अस्थियां हैं उनके मध्य का गैप बढ़ा देगा, और साथ में जो प्यूबियस सिम्फाइसिस भाग है उसे क्या कर देगा? मुलायम कर देगा। प्यूबियस सिम्फाइसिस भाग को क्या कर देगा? मुलायम कर देगा। समझ गए? जिससे बच्चे को जन्म लेने में क्या होती है? आसानी होती है। ठीक है, यानी ये गर्भाशय की दीवारों को सिकोड़ने का कार्य पिटोसिन हार्मोन करता है ना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? गर्भाशय की दीवारों को सिकोड़ता है, जिससे प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है, और प्रसव पीड़ा होने से बच्चे को जन्म लेने में क्या होगी? आसानी होगी। ठीक है, तो ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? नीचे की ओर से यहाँ पर जो प्यूबियस सिम्फाइसिस भाग है वो, और जो श्रोणि मेखला की जो अस्थियां होती हैं वो, उनके मध्य का गैप बढ़ा देगा, और प्यूबियस सिम्फाइसिस भाग को क्या कर देगा? मुलायम कर देगा, ताकि बच्चे को जन्म लेने में क्या हो दोस्तों? आसानी हो। ठीक है, तो ये क्या था? ओवेरी या अंडाशय था। इससे संबंधित और बातें भी हैं जो अपन रिप्रोडक्शन सिस्टम के साथ पढ़ेंगे। अपन ने एंडोक्राइनोलॉजी और एक्सोक्राइन के मैटर में अपन ने इसकी बात कर ली। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में। थैंक यू।